हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ KVPY 2016। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने केमिस्ट्री सेक्शन 2 डिस्कस किया था जो ईयर 2015 का था, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री 2016 का डिस्कशन करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें पूछा गया द शेप ऑफ SCl4 इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी यहाँ पे सल्फर टेट्राक्लोराइड ये कंपाउंड हमें दिया गया है। इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा वो हमें इन गिवन ऑप्शन में से सिलेक्ट आउट करना है। तो आपको पता है सल्फ़र, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें से जो 4 है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे विद क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक अपना इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा यहाँ पे और ये बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसे करते करते 4 क्लोरीन के साथ में इसके बॉन्ड बन जाएंगे और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके लोन पेयर के रूप में रहेंगे। तो जैसे ही हमने ये देखा कि सल्फ़र के आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन थे जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले सिर्फ इसमें से 4 ही हैं और बचे हुए जो 2 है वो इसके लोन पेयर के रूप में रहेंगे। और क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 7 होते हैं, उसमें से एक जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो A से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं उन्हें हम B से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे AB4 और एक लोन पेयर है तो E। तो वैसे तो इस मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक लोन पेयर है वो होता है इक्वेटोरियल, यानी इस इक्वेटर के प्लेन में होता है और इसके वजह से ये इन बॉन्ड्स के ऊपर प्रभाव डालता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसकी वजह से इसका जो शेप होता है बेंट हो जाता है थोड़ा। तो ये जो प्लेन वाले बॉन्ड्स हैं वो थोड़े बेंट हो जाते हैं और ये जो स्ट्रेट है ये ओवरऑल मिला के सीसॉ की तरह दिखता है। तो इसलिए आप इसका आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सीसॉ शेप। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको बिना पेन उठाए भी इसका आंसर पता चल जाएगा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। अमंग द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप द नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप इज़। तो हमें इसमें पता लगाना है कि किस में नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप हो रहा है, यानी ऐसा ओवरलैप जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखते हैं बी ऑप्शन में क्या है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वेव फंक्शन का, यानी अगर एक वेव ऐसी है और दूसरा वेव भी ऐसी ही आएगी तो ओवरऑल उनका इफेक्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव के साथ में, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 2 नेगेटिव हो जाएगा। इनके जो वेव फंक्शन होंगे ऑर्बिटल्स के, जिसे हम साई से डिनोट करते हैं, वो एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे। समझिए साई1 प्लस साई2 यहाँ पे होगा। अगला अगर हम सी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेरिकली सिमेट्रिकल एक ऑर्बिटल है जो एस ऑर्बिटल जैसा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डी ऑर्बिटल जैसा दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव का ओवरलैप हो रहा है, तो ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करेगा। अगर आप डी में देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दिया गया है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आपकी बात सही है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन हमें पूछा गया नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप, यानी यहाँ पे ना ही बॉन्डिंग हो ना ही एंटी बॉन्डिंग हो, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग होना चाहिए। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो नॉन बॉन्डिंग यानी जहाँ पे ना बॉन्डिंग ही हो पाए ना एंटी बॉन्डिंग ही हो पाए, यानी ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो पाए ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो पाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, जो दोनों भी वेव फंक्शन है वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगे और इसके वजह से यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का जनरेशन होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जो आपने MOT थियोरी में भी पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी में। तो इससे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप इसे डायरेक्टली भी बता सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैप है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखेंगे ना पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में है और ना ही पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में है, लेकिन मैंने आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बार क्लैरिफाई कर दिए। तो एग्ज़ाम में जैसे ही आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन ए मार्क करके आगे बढ़ जाना चाहिए अगले क्वेश्चन पर,
पर मैंने आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी एक बार क्लियर कर दिए ताकि उसमें आपको कोई डाउट ना रहे। अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन दैट कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज। तो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कोऑर्डिनेशन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये एक मस्ट डू टॉपिक है, आपको इस पर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा कंपाउंड शो कर सकता है ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो COCl6 3- तो ये नहीं शो कर सकता। आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी लिगेंड्स है सब क्लोरीन ही है, और जो क्लोरीन है CO सेंटर में रहेगा, एक यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगी, इसके वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। अभी तक आपने ये जान लिया होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सिस COEN2Cl2 द होल 3+। ये बहुत ही कॉमन सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और आपको इसमें ये याद रखिए कि जो भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है जैसे इथिलीन डाइअमाइन, तो यहाँ पे EN जो है वो है इथिलीन डाइअमाइन, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है NH2, यहाँ पे CH2 है CH2 और एक NH2। तो यहाँ पे जो दोनों भी नाइट्रोजन है वो लिगेंड का डोनर साइड की तरह काम कर सकते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, और यहाँ पे जो इसका सिस फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये भी याद रखिए, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म होगा उसमें भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकती है। तो यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका सिस फॉर्म है यानी EN दोनों भी एक साथ में और क्लोरीन एक साथ में, इसे हम सिस फॉर्म कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस में। उसका अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे यानी इनैंशियोमर्स बनेंगे। तो ये इनैंशियोमर बनने के वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। वहीं अगर आप ट्रांस आइसोमर बनाएंगे तो वहाँ पे मीज़ो कंपाउंड बनेगा, और मीज़ो कंपाउंड आपको पता है क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। तो वहाँ पे मॉलिक्यूल खुद के प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए ये मीज़ो कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए ट्रांस वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं यहाँ पे भी Cl4 है तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया द pKa ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन इन वाटर फॉलो द ऑर्डर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें वाटर के अंदर पूछा गया है, लेकिन जनरली जो हम पढ़ते हैं वो भी वाटर के अंदर होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने जनरली ऑर्डर पढ़ा है वही यहाँ पे हमें बताना है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एग्जामिनर के मन में आए तो वो इन अल्कोहल या और किसी मीडियम में पूछ ले, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही पूछा है। तो ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जो HClO4 होता है वो HClO3 से और HClO2 से और HClO, ये ऑर्डर एसिडिटी का होता है क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स का। यहाँ पे रीज़न ये है कि जो क्लोरीन जो HClO4 में वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और HClO में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा रेजोनेंस में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस की वजह से इसकी ओवरऑल एनर्जी लोअर होगी और ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। वहीं HClO में अगर आप देखेंगे तो ClO और यहाँ पे एक होगा H, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे जाएगा तो O के ऊपर नेगेटिव आएगा जो कि डीलोकलाइज्ड नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी HClO4 की है। तो ये हो गया उसका रीज़न। अब हमें पूछा ये गया है कि pKa का ऑर्डर क्या होगा। तो एक चीज़ अब मैं आपको और बता दूं कि Ka जितना ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिटी भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो Ka है उसका अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे टू द बेस 10 ऑफ Ka तो उसे हम कहते हैं pKa। जैसे pH के लिए अगर यहाँ पे Ka की जगह आप H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे तो यहाँ पे pH हो जाएगा। वैसे सिमिलरली अगर आप नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka लेंगे तो उसे हम pKa वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन से कि जितना ज़्यादा Ka होगा उतना ही pKa कम होगा, और जितना कम Ka होगा उतना ही pKa ज़्यादा होगा। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, उसका Ka वैल्यू ज़्यादा होगा, उसका pKa वैल्यू कम होगा।
तो बस जैसे ही आपने सिंपल लॉजिक को यूज़ किया, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको जो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो लिखना है और उसका आपको जस्ट रिवर्स कर देना है, वही हमारा pKa वैल्यू का ऑर्डर हो जाएगा। तो इससे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द FCC, BCC एंड SCC फॉलो द ऑर्डर। तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये अभी तक आसानी से याद भी होगा और विद इन 10 सेकेंड आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए मैंने लिख दिया जो एफिशिएंसी है FCC के लिए होता है 74%, BCC के लिए 68% और SCC के लिए होता है 52.4%। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा FCC इज़ ग्रेटर दैन BCC इज़ ग्रेटर दैन प्रिमिटिव क्यूबिक या फिर SCC। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट। अगला क्वेश्चन है गैसियस स्टेट से पूछा गया है द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन टू दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 500 केल्विन इज क्लोजेस्ट टू। अगेन एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम गैसियस स्टेट। तो VRMS का फार्मूला आपको पता है √3RT/m होता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं। 3 तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो लेने पे, R भी कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ √T/m का रेशियो लेना है। तो फर्स्ट जो हाइड्रोजन है उसके लिए आपको दिया 50 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 2। वहीं यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के लिए फाइंड करना है, तो नाइट्रोजन का 14 2 28 हो जाएगा। सिंपल सा आपको रेशियो निकालना है, वो भी आपको वहाँ पे कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.18। बहुत ही सिंपल सा विद इन 1 मिनट होने वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से। पूछा गया था मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसमें बच्चे लोग गलती कर सकते हैं। NH3 और NF3 में आप बता सकते हैं, पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि म्यू ऑफ NH3 यानी डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज़ ग्रेटर दैन म्यू ऑफ NF3। इसका कारण ये है कि जो NH3 वाला जो डाइपोल मोमेंट है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को सपोर्ट करते हैं, वहीं जो NF3 में नाइट्रोजन का डाइपोल मोमेंट है वो अपोजिट में हो जाता है N और F बॉन्ड के। तो इसलिए यहाँ पे जो म्यू ऑफ NH3 है यानी डाइपोल मोमेंट NH3 का वो ग्रेटर हो जाता है। तो इससे आप ऑप्शन बी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन इससे आप ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा सकते बिना किसी वैल्यू के, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड छोटा होगा। आप ये बोल सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो बॉन्ड का है छोटा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके वजह से छोटा तो होगा, लेकिन आपको क्या पता कि इसके ऊपर चार्ज का क्या डेवलपमेंट हुआ है, कितना डेल पॉजिटिव और कितना डेल नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। जो ऑप्शन डी है वो है HF। तो यहाँ पे HF में आपको पता है हाइड्रोजन का 2.1 के अराउंड होता है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 के अराउंड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1.9 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा चार्जेस डेवलप हो सकते हैं, यानी Q का वैल्यू यहाँ पे अच्छा होगा। और D भी अगर आप देखेंगे यानी डिस्टेंस, तो सिंगल बॉन्ड है तो इसके वजह से वो भी लॉन्ग बॉन्ड होगा। इसके वजह से आपका जो Q इंटू डी का वैल्यू होगा वो म्यू का वैल्यू ओवरऑल ग्रेटर हो जाएगा इन केस ऑफ HF। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका कितना ज़्यादा है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि N और H का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो उतना हायर नहीं है, वहीं अगर आप देखेंगे H और F के बीच में तो वो ज़्यादा हायर होगा और इसकी वजह से बॉन्ड में ज़्यादा पोलैरिटी आएगी और डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन था जिसमें आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द मोस्ट स्टेबल लुईस एसिड बेस एडक्ट अमंग द फॉलोइंग इज। तो हमें यहाँ पे पहचानना है कि बेस्ट और मोस्ट स्टेबल एडक्ट कौन सा फॉर्म होगा। तो इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी लुईस एसिड है यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस्ट होना चाहिए, यानी उसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होना चाहिए, तो बेस्ट लुईस एसिड बनेगा। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हुई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो लुईस बेस होगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें से कौन सा लुईस एसिड बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस का कॉम्बिनेशन है।
तो आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन में जो लुईस एसिड है वो BCl3 है, क्योंकि यहाँ पे जो बोरॉन है उसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हमारा लुईस एसिड है चारों भी ऑप्शन में। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लुईस बेस है, यानी किसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बेस्ट है। तो H2S और H2O में देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, ऑक्सीजन में अगर आप देखेंगे OHH और H2S में अगर आप देखेंगे SH2 में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो उससे कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो H2S ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है। तो H2O को हम एलिमिनेट कर देंगे। आगे अगर हम देखेंगे PH3 और NH3 में, तो NH3 जो है वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, क्योंकि NH3 का अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और sp3 होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, यानी जो लोन पेयर होता है, वो इजीली डोनेटेबल होता है। PH3 में ड्रैगोस रूल के अनुसार यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और इसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो s ऑर्बिटल में होता है, यानी प्योर s ऑर्बिटल में होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर न्यूक्लियस से पुल होता है और ये इजीली डोनेटेबल नहीं होते, क्योंकि s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के बहुत ही पास होता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट नहीं कर सकता फॉस्फोरस। तो एज़ कम्पेयर टू PH3 NH3 इज़ बेटर बेस। तो आपको ये पता ही होगा कि जो NH3 होता है वो H2O से और H2S से बेटर होता है। इसके वजह से यहाँ पे जो बेस्ट हमें सिलेक्ट करना है, एडक्ट कौन फॉर्म करेगा, वो हो जाएगा ऑप्शन C, यानी NH3 और BCl3, क्योंकि BCl3 तो कॉमन है सब में, सिर्फ हमें कौन सा लुईस बेस बेस्ट है वो सिलेक्ट करना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से, पूछा गया है द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विथ अमोनिकल AgNO3 प्रोड्यूसेस। तो जैसे ही आपने अमोनिकल AgNO3 सुना, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, यानी सिल्वर मिरर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। आपको यहाँ पे पहचानना है कि जो डी ग्लूकोज कंपाउंड है, जब वो रिएक्ट करेगा AgNO3 से अमोनिकल मीडिया में, तो वो कौन सा इसमें से कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। तो डी ग्लूकोज के लिए अगर आप गिवन फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम्स में देखेंगे, जो लास्ट कायरल सेंटर है, यानी जो कायरल कार्बन में सबसे लोवेस्ट कार्बन है, उसके ऊपर जो OH है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे भी OH राइट हैंड साइड पे है, D में भी राइट हैंड साइड में और C में भी राइट हैंड साइड में है। तो इससे तो हमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता बना। आगे हम देखेंगे कि AgNO3 जो है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइज़र है, यानी ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड में तो कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन जो अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है जो ग्लूकोज में, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये CH2OH एज इट इज़ रहेगा। तो इससे अगर हम मैच करेंगे, ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में CH2OH, सबसे ऊपर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्जन हो जाएगा, और यहाँ पे Ag यानी सिल्वर की PPT आएगी, जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है, जो कि KVPY JEE जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है, और इसके कुछ ही गिने चुने रिएक्शन है जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। पूछा गया द रिएजेंट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइओजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट टू बेंजीन इज़। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बेंजीन डाइओजोनियम ये कटायन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट यानी HSO4- इसका काउंटर आयन हो गया। अब आपको बताना है कि इसके ऊपर हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करें कि हमें बेंजीन मिले। तो आपको पता है जब भी बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट दिया हो, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आपको ये ग्रुप दिया हो डाइओजोनियम ग्रुप, आपको यहाँ से N2 रिमूव करना है और उसके जगह आपको हाइड्रोजन लगाना है। तो आप एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे जो ये N2 को यहाँ से नाइट्रोजन के फॉर्म में रिमूव कर दे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दे, यानी रिडक्शन कर दे इस कंपाउंड का। तो इसके लिए आप H3PO2 यूज़ कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये हम कैसे गेस करेंगे। तो जब मैंने आपको फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड बताया था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो फॉस्फोरस का एसिड है H3PO2, इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है जो इजीली रिडक्शन कॉज कर सकते हैं। यहाँ पे जो pH बॉन्ड है वो रिड्यूसिंग नेचर का है, तो इसकी वजह से इजीली रिड्यूस कर सकते हैं अपने सामने वाले कंपाउंड को, इसलिए ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसर माने जाते हैं। अगर आपको
H3PO2 ना दिया होता तो उसकी जगह आप इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज होके एसेटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको रिड्यूस कर देगा और इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज होके CH3CHO यानी एसेटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी आप एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखिए। अगला क्वेश्चन अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विथ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे हमें एक टॉलिन दिया गया है, कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा हुआ होता है तो उसे हम टॉलिन कहते हैं। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यानी फर्स्ट कार्बन पे हो जाएगा ब्रोमो, अगर इसे आप नंबरिंग देंगे 1, 2 और 3। सेकेंड पे लगा है मिथाइल और ये 3 कार्बन का चेन है, पेरेंट चेन, तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। जब इसके ऊपर हम AlCl3 इन एनहाइड्रस कंडीशन में यूज़ करेंगे तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाता है, और यहाँ पे हम अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा। अगर हम असाइल ग्रुप ऐड करते तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होता, लेकिन यहाँ पे अल्काइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो AlCl3 वो एक लुइस एसिड है, यानी AlCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। वो क्या करेगा, Br- को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे कार्बोकटायन जनरेट करेगा जो कि प्राइमरी कार्बोकटायन होगा। लेकिन हमें पता है कि जो प्राइमरी कार्बोकटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यानी जो यहाँ पे टर्शरी कार्बन है इसके ऊपर से एक H- लीव करेगा और यहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटायन बन जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑर्डर होता है टर्शरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन प्राइमरी ग्रेटर दैन मिथाइल। ये कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पे हमने एक हाइड्राइड शिफ्ट से इसको बहुत स्टेबल कर दिया, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब जब ये ऐड करना है, आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई भी रिएक्शन तभी फॉरवर्ड जाती है जब उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो मिनिमम हो। तो अगर आपने इतना बल्कि ग्रुप जो कि टर्शरी कार्बोकटायन है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन है, अगर आपने इसको ऑर्थो पोजीशन पे लगाया टॉलिन के, तो ये जो पहले से CH3 है उसके जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो स्पेस में कुछ ऐसे फैले हुए होंगे टेट्राहेड्रल शेप में, वो उससे बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे। तो बेटर होगा कि हम पैरा पोजीशन पे इस ग्रुप को अटैच कराएं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरा पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल टॉलिन। तो अगर हम गिवन स्ट्रक्चर्स में देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पे प्रोडक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे मेटा पे है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मेटा पे तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है CH3। और यहाँ पे भी दिया गया है कि विदाउट रीअरेंजमेंट, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। अगला रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और KVPY में ये बहुत बार आ भी चुका है। एग्जामिनर का ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रिएक्शन में से एक है। पूछा गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़। तो जैसे आपने देखा एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड के मीडियम है और हमें दिया गया है एक OH यानी फिनॉल और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बेंजीन पे अटैच। तो यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे CH3 नहीं होगा, ये हमें दिया गया है सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो सैलिसिलिक एसिड में जब भी आप एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है, यानी एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है। और ये आप याद रखिए कि ये जो ऑक्सीजन है इसके जो लोन पेयर है वो ज़्यादा अच्छे अवेलेबल होते हैं, इसकी वजह से ये रिएक्ट करता है, यानी ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, CO वाले कार्बन पे, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसकी वजह से ये OC डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप बनता है, यानी एसिटाइलेशन होता है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम एस्पिरिन कहते हैं कॉमनली। एक बार नीट के एग्ज़ाम में इसका दूसरा नेम पूछ लिया गया था, तो ये भी आप याद रखिए कि ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी से कहा जाता है या कॉमनली से एस्पिरिन कहा जाता है, जो कि एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है। आप अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एस्पिरिन के और भी यूजेस होते हैं, जैसे ये पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता है या फीवर लो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और भी एस्पिरिन के बहुत सारे यूजेस हैं। तो इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्चुअल GOC से। तो जैसे मैंने आपको GOC में एक्सप्लेन किया था कि sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो यहाँ पे हमें वही पूछा गया है कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपको बताना है कि इसमें से कौन से कंपाउंड्स का कलेक्शन है जिनमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन है।
तो आइए देखते हैं पहले में CH3 में तो नहीं होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पे भी CH3 में नहीं होगा। CHO में अगर आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और H ये R से जुड़े हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये जो C होता है यानी जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी ट्राइगोनल प्लेनार इसकी ज्योमेट्री होती है। तो वैसे भी हमें sp हाइब्रिडाइज पूछा है तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। अगर आप देखेंगे इससे आपका ऑप्शन D और ऑप्शन A दोनों भी एलिमिनेट हो गए। अब आपको चेक करना है ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पिरिडीन दिया गया है, तो पिरिडीन में अगर आप देखेंगे कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है ना कि sp हाइब्रिडाइज, तो इसके वजह से ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यानी ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता। आपको बिना किसी और का कैलकुलेट किए 2 ऑप्शन से ही पता चल गया कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B। फिर भी हम देख लेते हैं CH3 में जो है sp3 हाइब्रिडाइज होगा C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे आप देखेंगे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्जुगेटेड है एक अल्कीन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है जो C डबल बॉन्ड C और इस साइड भी डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये भी एक sp हाइब्रिड कार्बन है, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन है अपॉन हीटिंग विथ एसिडिक KMnO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। आपने ये पहले भी पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं एडिपिक एसिड। इसे हम यूज़ करते हैं पॉलीमर बनाने में नाइलॉन 6,6। तो एडिपिक एसिड जो है उसका ही IUPAC नेम है हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। तो कौन सा ऐसा हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड होगा जिससे हम एसिडिक KMnO4 ट्रीट करने पे हमें हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड मिलेगा? तो बेंजीन के ट्रीट करने पे तो नहीं मिलेगा। साइक्लोहेक्सीन इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो साइक्लोहेक्सीन होता है 6 मेंबर्ड रिंग होती है, एक डबल बॉन्ड होगा इसमें। जब ये एसिडिक KMnO4 से रिएक्ट करेगा तो ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, और इसके वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा एक एडिपिक एसिड यानी हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी फर्स्ट और 6th पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए 1,6 डायोइक एसिड इससे फॉर्म हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। आप बाकी कंपाउंड्स को भी सिमिलरली क्लीव करके देख सकते हैं, लेकिन उसका प्रोडक्ट हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है इट टेक्स 1 आवर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू गो टू 50% कंप्लीशन, यानी हमें यहाँ पे T½ का वैल्यू दिया है, हाफ लाइफ 1 आवर का दिया गया है। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेम रिएक्शन टू रीच 87.5% कंप्लीशन विल बी। तो यहाँ पे जो मेथड सॉल्व किया गया है वो एक स्टैंडर्ड मेथड है जो कि आप वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लॉजिकल और ईजियर मेथड ये होगा अगर आप एग्ज़ाम में से सॉल्व कर रहे हैं कि 50% फर्स्ट T½ में, जैसे हमने स्टार्ट किया 1 ग्राम कंपाउंड से, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो ½ ग्राम बचेगा यानी 50% बचेगा। नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो 1/4 बचेगा यानी 25% बचेगा। उसके अगले हाफ लाइफ के बाद वो 1/8 बचेगा यानी 12.5% बचेगा। तो उस केस में कितना कंज्यूम हो गया होगा? तो 87.5% कंज्यूम हो गया होगा, क्योंकि अगर आप 100 में से 12.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 87.5% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया होगा और 12.5% अभी बचा होगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक हाफ लाइफ लगा 1 से 50% होने में, यानी 100 से 50% होने में। दूसरा हाफ लाइफ आपको लगा हाफ से 1/4 होने में, और थर्ड हाफ लाइफ लगा इस रिएक्शन को 1/4 से 1/8 बचे रहने में, यानी 7/8 कंज्यूम होने में। 7/8 यानी 87.5% कंज्यूम होने में। तो ऐसे ही आप सिंपली इसका आंसर बता सकते हैं 3 हाफ लाइफ लगेंगे, और 3 हाफ लाइफ, हर हाफ लाइफ जो है 1 आवर का है, तो 3 हाफ लाइफ लगेंगे इंटू 3 कर दीजिए, तो 3 आवर्स का इसका टोटल टाइम लगेगा 87.5% होने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कभी कभार एग्जामिनर ऐसे इजी डेटा सेट करता है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो आप इस पूरे फार्मूला को सॉल्व करने से अच्छा ये देखिए थोड़ा रुक के कि क्या वो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 1 से 1/2 यानी 0.5%, मतलब 50%, फिर उसके 0.25, ऐसा अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसे आप डायरेक्टली लॉजिकली कर सकते हैं इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से, क्योंकि इसमें लॉग का टर्म है
तो उसे आपका अगर लॉग का वैल्यू याद नहीं होगा तो गलती होने के ज़्यादा चांस हैं। तो लॉजिकली भी कभी कभार क्वेश्चंस आप इजी कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, अ यूनिट सेल ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड हैज़ 4 कैल्शियम आयंस, द नंबर ऑफ फ्लोराइड आयंस इन द यूनिट सेल इज़। तो इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिया 4 कैल्शियम यानी Ca2+ है और हमें बताना है कितने फ्लोरीन के एटम्स होंगे और हमें पता है कि जो यूनिट सेल है उसमें टोटल चार्ज 0 होगा। तो इसे आप बता सकते हैं 4 2 यहाँ पे +8 चार्ज हो रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको -8 चार्ज लाना पड़ेगा और एक फ्लोरीन का होता है -1 चार्ज। तो टोटल आपको ऐसे 8 फ्लोरीन के एटम्स लगेंगे जो कि इन 4 कैल्शियम एटम्स के चार्ज को बैलेंस कर सकें। तो बहुत ही लॉजिकली विथिन 10 सेकेंड सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे फ्लोराइड स्ट्रक्चर यानी जो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैल्शियम और फ्लोरीन का जो एक यूनिट सेल बना है इसमें 4 कैल्शियम के एटम्स हैं और 8 जो है वो फ्लोरीन के एटम्स हैं। तो कभी कभार इन स्ट्रक्चर्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स है जैसे फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड और भी NaCl स्ट्रक्चर या CsCl स्ट्रक्चर जो है ये सब भी आपको एक बार रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। हमें कोई रिएक्शन नहीं दिया, हमें डायरेक्टली डेटा दे दिया तो और भी आसान है, आपको सिर्फ फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करना है। दिया गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 2, रिडॉक्स रिएक्शन एट 298 केल्विन यानी हमें स्टैंडर्ड वाला फार्मूला यूज़ करना है, इस 3.8 × 10⁻³ the cell potential E0 in volts and the Gibbs free energy change delta G0 in kilojoule per mole for this equilibrium respectively are। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है जो डेल्टा G0 होता है -RT/ln(k) जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो R का वैल्यू आपने पुट किया माइनस साइन के साथ -2.303 R, क्योंकि यहाँ पे हम log to the base 10 कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ln भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर होगा। तो आपको ln का वैल्यू अगर नहीं याद है ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ln वहाँ पे कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं -RT, T इज़ टेम्परेचर विच इज़ 298 केल्विन, log to the base 10 और K का वैल्यू आप पुट करिए। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करने पे आपका 13,809 आ जाएगा, जिसे आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 13.8 किलो जूल पर मोल। तो हो गया डेल्टा G0 का वैल्यू। अब आपको फाइंड करना है E0 यानी जो सेल का EMF है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे डेल्टा G0 = -NF E0 सेल। तो हमें डेल्टा G0 का वैल्यू अभी कैलकुलेट करने पे 13.8 किलो जूल आया था, किलोग्राम नहीं किलो जूल्स पर मोल। और यहाँ पे N का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 आया, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन है। F का वैल्यू आपको पता है 96500 एक स्टैंडर्ड है। E0 का वैल्यू आप इजीली अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डेल्टा G0 का वैल्यू था पॉजिटिव था यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे E0 का वैल्यू तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। तो करस्पॉन्डिंगली अगर आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी -0.071 और 13.8 किलो जूल पर मोल। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड, और कैलकुलेशन का भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगेन GOC से एक और क्वेश्चन। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि GOC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ JEE नीट बल्कि KVPY के लिए भी। तो इसको आपको पक्के से प्रिपेयर करके जाना चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन GOC चैप्टर से सॉल्व हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। स्टीरियो आइसोमर हमें बताने इस फॉलोइंग कंपाउंड के। तो यहाँ पे दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर एक Br है CH2CH3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो चारों वैलेंसीज है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक D फॉर्म बनेगा, एक L फॉर्म बनेगा, 2 आइसोमर हो गए। प्लस यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड भी मिल रहा है जहाँ पे आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड C, एक बार H दोनों पे सिस हो सकते हैं और एक बार H और H अपोजिट यानी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के वजह से 2 और इन दोनों की वजह से 2,
तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इसकी 2 है और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इसकी 2 है, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी में यहाँ दिया है 4। तो यहाँ पे आपको 4 स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्शन से। दिया गया है इन द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज थोरियम टू लेड इन्वॉल्विंग अल्फा एंड बीटा डिके द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड आर। तो इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, और एक बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप पहले अल्फ़ा पार्टिकल्स का नंबर फाइंड करिए। तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि चेंज इन एटॉमिक मास नंबर कितना हुआ, यानी 232 माइनस 208 ये चेंज हुआ, यानी कितना हुआ इसमें चेंज 24। और हर एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास आपको पता है हीलियम 2+ होता है। यहाँ पे हीलियम 2+ है, इसका एटॉमिक नंबर तो 2 ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास नंबर 4 होगा। तो ऐसे केस में इसे हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल यहाँ पे 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ पे 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन ए, बी और सी में 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट आपको पता लगाना है कि कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। तो अगर 6 अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर का कितना चेंज आएगा, यानी Z में से कितना लॉस हुआ होगा। तो 6 और हर एक की वजह से 2 होता है, तो यानी 12, यानी जो ओरिजिनल था यानी थोरियम का जो 90 था एटॉमिक नंबर, उसमें से 12 प्रोटॉन्स का लॉस हुआ होगा, यानी ये हो गया होगा 78। लेकिन हम देख रहे हैं लेड में 82 है, यानी यहाँ पे प्लस आपको 4 बीटा एमिशंस कराने पड़ेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज़ होकर 82 हुआ होगा, और आपका जो Z का वैल्यू है वो 82 पहुँचा, जो कि एक्चुअली अगर आप सिर्फ अल्फ़ा एमिशंस देखते हैं तो उसकी वजह से 78 हो जाता है ये। तो यहाँ पे 4 एमिशंस हुए होंगे बीटा पार्टिकल्स के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके लिए आपको एक सिंपल सा एल्गोरिथम फॉलो करना है। पहले आप अल्फ़ा पार्टिकल्स का नंबर निकालें एटॉमिक मास के चेंज से, और फिर उनका यूज़ करके आप नंबर ऑफ़ बीटा पार्टिकल्स भी इजीली निकाल सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है गैसियस स्टेट से। देखते हैं क्या पूछा गया है। इन द फॉलोइंग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर ग्राफ एट 300 केल्विन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ CH4 एट प्रेशर लेस देन 200 बार डिविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज। तो हमें लेस देन 200 के लिए यानी इस रीजन ऑफ ग्राफ के लिए पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव डिविएशन है, यानी यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है लेस देन 200 बार प्रेशर के लिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या दिया गया है। द मोलार वॉल्यूम ऑफ CH4 इज लेस देन द मोलार वॉल्यूम इन द आइडियल स्टेट। तो ये हो सकता है क्योंकि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z, जिसे हम डिफाइन करते हैं, होता है मोलार वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। तो यहाँ पे अगर ये देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग यानी लेस देन 1 है, तो इफ़ Z इज़ लेस देन 1 तो Z लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे जो आइडियल वाला जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर होगा रियल वाले से। और हमें सेम चीज़ यहाँ सेंटेंस के फॉर्म में भी लिख के दिया, द मोलार वॉल्यूम ऑफ CH4 इज़ लेस देन द मोलार वॉल्यूम ऑफ द आइडियल स्टेट। तो आइडियल स्टेट से लेस है, हाँ, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो पहले में हमारा करेक्ट आंसर मिल गया, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अगला है द मोलार वॉल्यूम ऑफ CH4 इज सेम एज दैट इन द आइडियल स्टेट। तो ये गलत है। अगर Z का वैल्यू 1 होता तो ये सेम होता, लेकिन यहाँ पे Z का वैल्यू तो लेस देन 1 है, तो इसलिए ये सेम नहीं हो सकता। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। फिर दिया है द मोलार वॉल्यूम ऑफ CH4 इज़ मोर दैन। तो ये भी गलत है। हमने जैसे देखा इक्वेशन के माध्यम से कि जो Z का वैल्यू लेस देन 1 की कंडीशन है, तो वहाँ पे मोलार वॉल्यूम रियल गैस का लेस होता है, ना कि ग्रेटर होता है। तो बी डी भी एलिमिनेट हो गए। अब सी को देखते हैं। तो दिया है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस बिटवीन CH4 मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। तो ये भी गलत है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो Z का वैल्यू है वो लेस देन 1 है, यानी कंप्रेसिबिलिटी लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि जो मोलार वॉल्यूम है ऑफ रियल गैस इज़ लेस देन द मोलार वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। जो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता उससे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो रियल गैस, यानी जो CH4 गैस है वो अपने आइडियल कंडीशन से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर वो 10 लीटर का गैस आइडियली होता
एक्चुअली में वो 5 लीटर ही है, यानी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके वजह से तो उसका वॉल्यूम कम हुआ है। आप देख सकते हैं अगर ऑप्शन सी जो है अगर वो करेक्ट होता तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो CH4 मॉलिक्यूल है उनके बीच में डिक्रीज़ नहीं हुआ। अगर डिक्रीज़ हुआ होता तो उनको तो ज़्यादा वॉल्यूम लगता एज़ कम्पेयर टू आइडियल, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वॉल्यूम है वो लेस देन आइडियल वॉल्यूम है। जो रियल गैस यानी CH4 का एक्चुअल वॉल्यूम है वो लेस देन आइडियल है 200 बार प्रेशर से लेस वाले रीजन में। तो इस केस में अगर आप देखेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो यहाँ पे लेस वॉल्यूम नहीं लगता, ज़्यादा वॉल्यूम लगता उसी अमाउंट ऑफ गैस को ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर वो इंक्रीज़ हो रहा है ना कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो इससे हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो गया। फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। और आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा और चैलेंजिंग लगा उसे ज़रूर कमेंट करिए। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अब मेरा एग्ज़ाम ओवर हो गया है तो मैं अब फिर से इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।